नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पिछले अध्याय में 9वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे और लास्ट एंडिंग की थी, और उसके बाद में अपने को इसके अभ्यास प्रश्न करते हुए आज अपन 10वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो अपन इतिहास विषय की चर्चा कर रहे हैं, और इसके पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो अभी लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल के प्ले के अंदर जा करके देख सकते हैं। तो चलो, ये कौन सा आ गया? 10वां अध्याय है ये। ओके। ओके, ये लो। ये कौन सा अध्याय चल रहा है? हम्म, 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 ये कौन सा 10वां? यहाँ आ रहा। ओके, आगे 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 आगे, ठीक है। मिलान करो भाई। दक्षिण पथ का स्वामी ये आपके सोल शेर पांडे ये स्वामी थे। मुंदेर यानी सातवां शासक, अश्वघोष यानी महायान बौद्ध धर्म और बोधिसत्व यानी बुद्ध चरित्र, और शेवा यशवंत तंसांग ये चीनी यात्री था। उसके बाद में देखो, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों जमाना चाहता था? देखो, राजा जितने भी वो सिल्क रूट का मतलब क्या है कि सिल्क मतलब सूती वस्त्र के ले जाने का जो रास्ता था, वहां पर नियंत्रण क्यों जमाना चाहता था? उसका पहला कारण है कर वसूलना। क्या करना? कर वसूलना। उसके बाद में व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? देखो, इतिहासकार लिखित स्रोत देखते हैं। लिखित स्रोत। उसके बाद में शिलालेख। लिखित स्रोत, शिलालेख, गुहालेख। उसके बाद में अभिलेख। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? देखो, लोग भक्ति क्यों करना चाहते थे? भक्ति के पीछे प्रमुख कारण क्या है? देखो, भक्ति के पीछे कारण पहला ये है कि तो देखो, भक्ति के पीछे प्रमुख क्या विशेषता थी? देखो, भक्ति से लोग क्या करते थे? ज्ञान की खोज। ज्ञान की खोज के लिए लोग भक्ति करते थे। उसके बाद में चीनी यात्री भारत क्यों आना चाहते थे? कारण बताओ। देखो, चीनी यात्री भारत आना चाहते थे बुद्ध के प्रसिद्ध स्थान को देखने। ठीक है। साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण हो सकता है? देखो, साधारण लोग भी है वो ज्ञान को तो प्राप्ति कर ही सकते हैं, तो ये पहला इसका कारण है, ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं आपके सीधे 10वें अध्याय की। 10वां अध्याय का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। ये आपके 10वें अध्याय का नाम है। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज में लपटी तलवार और शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसने बताया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती हैं प्रशस्तियां? प्रशस्तियां मतलब लिखी हुई चीजें। लिखित सामग्री। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिशरण द्वारा एवं काव्य के रूप में की गई। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। देखो, अब मजेदार चीज ये कि भाई लिखित सामग्री जो होती है वो प्रशस्ति कहलाती है। अब प्रशस्ति का ओरिजिनल अर्थ क्या है? प्रशंसा में लिखी गई क्या चीज? प्रशंसा। प्रशंसा में समझते हो आप? बखान। प्रशंसा में
लिखी गई सामग्री, या प्रशंसा में जो भी बातें लिखी जाती है और एक किताब के अंदर लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रशस्ति। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा और युद्ध को जीतने वाले राजा और विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बारे में बताया गया। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरसों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये मतलब योद्धा समुद्रगुप्त का है, इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से दर्शाया गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ ये क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। किसको हराया था? आर्यावर्त को हराया था। इसके बाद दक्षिण पथ के दक्षिण पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। जो लाल बिंदु है वहाँ पे समुद्रगुप्त ने क्या किया था? उनको पहले हरा दिया था, उन सब ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में समुद्रगुप्त ने उन्हें कहा कि तुम यहाँ पे शासन कर सकते हो। और उसके बाद में पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। यह समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और उसके बाद में है बाह्य इलाका में शासक नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के शासक थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी शामिल थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो ये जितने भी आपको इसके अंदर बिंदु वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ये आंतरिक राज्य, ये बाहरी, ये ग्रीन वाले हैं वो आर्यावर्त, तो ये आप अपने इसके अकॉर्डिंग मैप में देख सकते हैं। ऊपर आपको चित्र दे रखा है ये। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये देखो, ये आगे बढ़ते हैं। ये मैप देख लेना आप, उसके अकॉर्डिंग देख देख के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वंशावलियाँ, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह समुद्रगुप्त गुप्त के प्रपितामह पितामही यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लक्ष्मी गण की थी और पिता समुद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। देखो, समुद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे कौन? चंद्रगुप्त, यानी गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने क्या किया? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने यह भी धारण की चंद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की और उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे छोटे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची। देखो, वंशावली का मतलब क्या होता है? पूर्वजों की सूची, जिसके अंदर उनके दादा, बाप दादा, परदादा के नाम लिखे होते हैं, उसे वंशावली कहा जाता है। से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सभ्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया और उसके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो जो हर्षवर्धन शासक थे, कौन? हर्षवर्धन,
उन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था, और इसके यहाँ पे एक कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। ठीक है, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की एक जीवन चरित्र लिखी थी, उसका नाम था हर्षचरित। हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री शेवन तनसांग, जिसके बारे में आपने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन कर दिया। हर्ष अपने माता पिता के बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता को बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने और उनके बहनोई कन्नौज के शासक बने। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की और आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जब हर्षवर्धन नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो वहाँ पे चालुक्य नरेश यानी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उनको रोक देते हैं वहाँ पे। ठीक है ना। अब पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, और प्रशस्तियाँ का मतलब मैंने क्या बताया, प्रशंसा में लिखी गई जो बातें हैं जिस किताब के अंदर अपने को मिलती है उसे कहते हैं प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। देखो, ये जो पल्लव थे उनकी राजधानी थी कांचीपुरम, और कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी, और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें आ, आ, हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा प्रशस्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वज, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष नहीं रहा। हर्ष का अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। देखो, अब ये चालुक्य ज़्यादा कूद कर रहे थे ना, तो इनको राष्ट्रकूट तथा चोल वंश आए उनको समाप्त कर देते हैं। आगे देखो, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले की तरह इन राजाओं के लिए भूमि पर कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। देखो, जितना भी राज्य का प्रशासन चलता है वो टैक्स से चलता है। ठीक है ना। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। देखो, प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखो, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशरण ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी के रूप में कार्य किया। उसके बाद में कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिशरण एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मामाते यानी एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषयों पर बातचीत करने वाले भी थे। ठीक है ना, मंत्री थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बड़ा बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर तथा या शहर का व्यापारी जिसे सार्थवाई यानी व्यापारियों के काफिले का नेता कहा जाता था। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कार्यस्थलों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग हुआ करते थे। ठीक है ना। अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं
भाई ये जो प्रशासन होता था ना, प्रशासन किस तरीके से उन्होंने अच्छी तरीके से डेवलप किया। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर देते थे। अब ये जो इतने इनको जिम्मेदारियां दे रखी ना, ये समय के बीच में इतने पावरफुल हो जाते थे कि उन्हें लगता था कि हम अपना खुद का साम्राज्य बना सकते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनानायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। देखो, पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिस सभा भूस्वामियों का जो संगठन होता था उसे सभा कहा जाता था। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहा जाता था। ये सभाएं उप समिति ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़ी विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। ठीक है ना, जहाँ सभा नहीं होती थी वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। देखो, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतलम नामक एक युवती के प्रेम की कहानी है। देखो, कालिदास ने एक नाटक लिखा जिसका नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत। ठीक है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। एक मछुआरे की एक अंगूठी मिली। देखो, एक मछुआरे को मछुआरे की अंगूठी किस तरीके से मिलती है और किस तरीके की कहानी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा थे, उसकी प्रेम की कहानी जो है ये कौन लिखता है, किसका नाटक है? ये अपने कालिदास का नाटक है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शाकुंतलम को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। राजा इस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। आज अगर किसी आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? नहीं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखे। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है बेटा? बुद्ध। और प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए वो कौन है बेटा? अशोक। ठीक है, आपके इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। और इस तरीके का बर्ताव नहीं करता, क्योंकि आज पहले चीज़ों को जांचा जाता है फिर निर्णय लिया जाता है। ठीक है। चीनी यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें उसे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो वे सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी की एक टुकड़े पर चोट करते थे, और ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो ये फासायन कहता है कि भारत के अंदर जब मैं आया था तब यहाँ शायद भेदभाव की स्थिति मौजूद थी। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना।
राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेलियाँ, गाड़ियों पर ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। मतलब जहाँ ये फाहियान लिख रहा है कि मैं जब यहाँ था तो इस तरीके से लोग इनके राजा के साथ में चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव को उनका सत्कार करना पड़ता। अब वो राजा गुजर रहा होता था तो गांव में जितने भी रास्ते पड़ते थे उन पे जितने भी गांव के लोग थे उनको सत्कार करते थे, यानी उनको नमस्कार करते थे। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से मिलना भी चाहते थे ताकि अपनी शिकायत का अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुशल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जूते, बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो ये बाणभट्ट लिख रहा है अपनी पुस्तक के अंदर कि राजा गुजर जाता तब किस तरीके की वहाँ पे दुर्दशा होती थी। अन्यत्र में देखो मानचित्र 6, अरब को ढूंढो। अरब देश है उसको ढूंढना है, और मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य दो लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। देखो ये जो है ना बेदुइन, क्या नाम है? बेदुइन, क्या नाम है? बेदुइन। ये घुमक्कड़ लोग थे। घुमक्कड़ मतलब जंगलों में घूमने वाले, और ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। किसने? पैगंबर मोहम्मद ने। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना और इसके बाद सभी को समान माना गया, और यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया हुआ है। ठीक है ना? मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्ति, स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुष के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही समा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले गए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया था। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं आपके इसके अभ्यास के प्रश्न। देखो, हरिशरण ने गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। बिल्कुल। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। बिल्कुल। दक्षिण पथ में 12 शासक थे। दक्षिणापथ में 12 शासक नहीं, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै था। नहीं। एहोल पल्लवों की राजधानी थी। यस। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही। बिल्कुल सही बात है। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। हरिशरण, और ये आपका पाई ए शान, ये वाला, और एक वो तंशुंग वाला। इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव है? देखो, सैन्य संगठन में मतलब है नई तकनीकी के साथ सेना रखी जाए। नई तकनीकी के साथ सेना रखी जा रही थी। इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती है? देखो, यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कुछ ग्राम सभाएं, और ग्राम सभाओं की जहाँ नहीं होती थी वहाँ उर्र इस तरीके की कुछ आपको देखने को मिलती है, जो चीज़ें अपने को इसके अंदर लिखनी है। और उसके बाद में आपका 11वां अध्याय है जिसको अपन पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबों के रूप में। तो मिलेंगे 11वें अध्याय में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।